ये कहानी एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की जिंदगी पर आधारित एक सच्ची कहानी है, जिन्होंने 21 साल की उम्र में बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट और कॉलेज की डिग्री के सिर्फ अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल की शुरुआत की थी, जिन्हें बाद में अपनी कंपनी से ही निकाल दिया गया था। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। 2001 में एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स अपनी नई इन्वेंशन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं आप सबको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूं जो म्यूजिक इंडस्ट्री में क्रांति ला देगी। अब हर कोई अपनी जेब में 1000 गाने रख सकता है और किसी भी जगह किसी भी समय उसे सुन सकता है। और वो इन्वेंशन थी आईपॉड, जो आगे चलकर एप्पल के लिए एक गेम चेंजर प्रोडक्ट बना। फिर 27 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी। स्टीव रीड कॉलेज में अपनी एडमिशन ले चुका था, लेकिन अपने पहले सेमेस्टर में ही वो ये समझ चुका था कि कॉलेज की डिग्री सिर्फ जॉब हासिल करने के काम आएगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। वो कॉलेज की फीस के लिए अपने पेरेंट्स की सेविंग्स को खत्म नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने कॉलेज छोड़ने का मन बना लिया था। फिर उसे कैलीग्राफी के बारे में पता चलता है, जो उसे मजेदार लगती है। वो अपना काफी समय अपनी गर्लफ्रेंड क्रिसैन ब्रैनन और अपने बेस्ट फ्रेंड डैनियल कोटके के साथ स्पेंड करता था। इसी दौरान वो उनके साथ ड्रग्स भी लेने लगा था। तब उसके जीवन का कोई भी लक्ष्य नहीं था। वो कैलीग्राफी क्लासेस ज्वाइन कर चुका था और अक्षरों की खूबसूरत बनावट को सीखने लगा था। इसी दौरान वो कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ने लगा था। उसने कॉलेज ड्रॉप कर दिया था, लेकिन बेसिक एजुकेशन के लिए वो छुपकर अपने इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अटेंड कर लेता था। स्पिरिचुअलिटी और फिलोसफी में इंटरेस्ट होने की वजह से वो आध्यात्मिक ज्ञान और मानव जीवन की गहराई को समझने के लिए अपने दोस्त डैनियल के साथ इंडिया चला जाता है, जहाँ उसका अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल गया और एक दिन वो यूएसए वापस आने का फैसला करता है। 1976 में वो यूएसए की अटारी गेम्स नाम की एक कंपनी के साथ काम करने लगा था और एक दिन उसकी गेम डेवलपर के साथ बहस हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट गेम्स बना रहा था जो खेलने में भी इंटरेस्टिंग नहीं थी, जबकि स्टीव कलरफुल और इंटरेस्टिंग गेम्स बनाना चाहता था। इस बात को लेकर उसकी मैनेजर के साथ बहस हो जाती है। फिर स्टीव उसे कहता है कि तुम मुझे एक सेपरेट प्रोजेक्ट दे दो और मैं तुम्हें एक बेहतरीन गेम बना कर दूंगा। तो मैनेजर कहता है कि अगर तुम डेडलाइन से पहले उस गेम को डेवलप कर दोगे तो मैं तुम्हें $5000 दूंगा। मैनेजर के साथ अपनी डील के बाद स्टीव गेम डिजाइन करने में लग जाता है, लेकिन उसे सर्किट और बोर्ड बनाने में दिक्कत आ रही थी। तो मदद मांगने वो अपने दोस्त स्टीव वोजनियाक के पास चला जाता है। वोजनियाक सर्किट्स और बोर्ड बनाने में माहिर था, इसीलिए वो स्टीव का काम पूरा करने के लिए मान जाता है। और जब वो स्टीव से पूछता है कि तुम्हें इस काम के कितने पैसे मिलने वाले हैं, तो स्टीव बताता है कि उसे $700 मिलने वाले हैं, जबकि उसे $5000 मिलने वाले थे। काम खत्म होने के बाद स्टीव अपने बॉस को वो गेम दिखाता है। उसका बॉस बहुत खुश था, क्योंकि स्टीव ने सिर्फ 4 दिनों में ब्रेकआउट नाम की एक बेहतरीन गेम डिजाइन कर दी थी। तो डील के मुताबिक वो स्टीव को $5000 देता है, जिसमें से स्टीव $350 वोजनियाक को देता है और बाकी अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए बचा लेता है। फिर वो वोजनियाक के घर पर रखे एक सर्किट बोर्ड के बारे में पूछता है, तो वोजनियाक बताता है कि ये एक कंप्यूटर टर्मिनल बोर्ड है, जिसे हम टीवी के साथ कनेक्ट करके डिस्प्ले देख सकते हैं। दरअसल वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि स्टीव किसी कंपनी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए काम करना चाहता था और उसे बिजनेस और सेल्स की भी थोड़ी बहुत नॉलेज थी। तो वोजनियाक का ये प्रोजेक्ट देखकर उसे एक आइडिया आता है। स्टीव उसे कहता है कि हम लोगों के लिए पर्सनल कंप्यूटर बनाएंगे और उसे मार्केट में बेचेंगे, क्योंकि तब कोई भी कंपनी आम लोगों के लिए पर्सनल कंप्यूटर नहीं बनाती थी। कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज में ही होता था। वोजनियाक कहता है कि किसी को भी पीसी की जरूरत नहीं है, और अगर हमने पीसी बना भी लिया तो कोई भी उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। जवाब में स्टीव कहता है कि किसी को कैसे पता चलेगा कि उसे कंप्यूटर की जरूरत है भी या नहीं, क्योंकि उन्होंने ना तो कभी कंप्यूटर को देखा है और ना ही उसे इस्तेमाल किया है। उसका मानना था कि कंप्यूटर लोगों को क्रिएटिविटी की आजादी देगा और ये आम लोगों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। तो उसकी बातें सुनकर वोजनियाक मान जाता है। फिर स्टीव उसे अपने कंप्यूटर की प्रेजेंटेशन के लिए अपने साथ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में होमब्रू कंप्यूटर क्लब में ले जाने लगता है। वोजनियाक अपनी प्रेजेंटेशन के लिए तैयार नहीं था, लेकिन स्टीव उसे भरोसा दिलाता है कि ये एक कमाल का प्रोडक्ट है। प्रेजेंटेशन से पहले उन्हें अपने कंप्यूटर के लिए एक नाम की जरूरत थी। तब स्टीव उसे अपने कंप्यूटर का नाम एप्पल कंप्यूटर रखने के लिए कहता है, क्योंकि ये आम लोगों के लिए याद रखने में आसान था। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये सबसे ऊपर रहेगा और एप्पल शब्द लोगों के लिए फ्रेंडली है, जो किसी भी तरह से डराने वाला नहीं लगता। और इस तरह से एप्पल का नाम इन्वेंट हुआ था। होमब्रू क्लब में वो एप्पल कंप्यूटर के बारे में सबको बताते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था। तो खुद को बेइज्जत महसूस करने के बाद वो बाहर चले जाते हैं। लेकिन पॉल टेरल नाम का एक आदमी उनके कंप्यूटर में इंटरेस्टेड था
था जो स्टीव को अपना विजिटिंग कार्ड देता है। अगले दिन वो पॉल के पास चला जाता है और काफी देर बातचीत करने के बाद पॉल $500 पर कंप्यूटर के हिसाब से 50 एप्पल कंप्यूटर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और स्टीव उसे ये काम 2 महीनों में खत्म करने का वादा करता है। फिर स्टीव अपने डैड के गैराज को एप्पल कंप्यूटर्स की वर्कशॉप बनाकर काम शुरू कर देता है। वो अपने काम के प्रति काफी पैशनेट था, जो हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देता था। वोज़नियाक कहता है कि अगर वो परफेक्शन की ओर ध्यान देगा तो उसका काम वक्त रहते खत्म नहीं होगा। इसलिए स्टीव कुछ लोगों को हायर करता है, जिसमें बिल फर्नांडिस, उसका कॉलेज फ्रेंड डैनियल कोटके और क्रिस एस्पिनोजा शामिल थे। वोज़नियाक कहता है कि इनको पे करने के लिए हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो स्टीव कहता है कि अगर टाइम पर कंप्यूटर्स नहीं बने तो हमें भी फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। फिर दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद वो लोग 50 एप्पल कंप्यूटर बोर्ड्स बना देते हैं और जब स्टीव वो बोर्ड्स लेकर पॉल के पास जाता है तो पॉल कहता है कि उसने कीबोर्ड्स, केबल और मॉनिटर के साथ कंप्लीट कंप्यूटर सेट की बात की थी, लेकिन ये तो सिर्फ बोर्ड्स ही हैं। लोगों को बनी बनाई चीज चाहिए, उन्हें तुम्हारी तरह कंप्यूटर की इतनी समझ नहीं है। तो स्टीव कहता है कि तुम कंज्यूमर को इस कंप्यूटर का डेमो दिखाकर इसकी यूटिलिटी के बारे में बताओ और बाद में इसके साथ अपने मॉनिटर्स और कीबोर्ड्स बेचकर ज्यादा पैसे कमा सकते हो। और ये सुनकर पॉल मान जाता है। एप्पल कंप्यूटर्स का पहला मॉडल तो बिक चुका था, लेकिन स्टीव उसका और बेहतर ऑल इन वन मॉडल बनाना चाहता था, जिसके लिए वो एक तजुर्बेकार टेक्नीशियन रोड होल्ट को हायर करता है ताकि वो एक स्मॉल बॉक्स में कंप्यूटर बोर्ड और पावर सप्लाई को इस तरह फिट कर सके जिसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी हो, लेकिन ना तो वो ज्यादा गर्म हो और ना ही वो ज्यादा शोर करे। ये काम काफी मुश्किल था, लेकिन रोड इस काम के लिए मान जाता है। इसके बाद स्टीव एप्पल 2 में इन्वेस्ट करने के लिए अलग अलग कंपनीज में फोन करता है। वो अटारी गेम्स में भी बार बार फोन करता है, लेकिन कोई भी कंपनी एप्पल कंप्यूटर्स में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। अपनी ढेर सारी कोशिशों के बाद स्टीव थक चुका था। तभी उसके दरवाजे पर महंगी गाड़ी से एक आदमी उतरता है। उस आदमी का नाम माइक मार्कुला था। अटारी गेम्स का वीसी उसका दोस्त था और उसी के कहने पर वो स्टीव से मिलने आया था, क्योंकि स्टीव अटारी गेम्स में 150 से भी ज्यादा बार कॉल कर चुका था। फिर डाइनिंग एरिया को मीटिंग रूम बनाकर बातचीत शुरू हो जाती है। माइक बताता है कि वो इंटेल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पर काम कर चुका है और वो एप्पल कंप्यूटर्स में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। माइक उसे $90,000 की ऑफर देता है, जो बाकी सबको एक बहुत बड़ी डील लगती है। लेकिन स्टीव कहता है कि अगर तुम $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट और इसके साथ 10% इंटरेस्ट रेट पर $2.5 लाख की क्रेडिट लाइन यानी लोन के लिए तैयार हो तो हम एप्पल को एक बड़ी कंपनी बना देंगे जिसकी वैल्यूएशन करोड़ों में होगी। टेक बैकग्राउंड से होने की वजह से माइक को एप्पल कंप्यूटर्स की पोटेंशियल के बारे में पता था। उसके पास फंड्स की कमी नहीं थी, उसे सेल्स की भी अच्छी नॉलेज थी और उसे स्टीव और वोज़नियाक के विजन पर भी भरोसा था। इसीलिए वो एप्पल कंप्यूटर्स में $2.5 लाख की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसकी आज के समय में कीमत होगी लगभग $13,70,000 यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 11,40,00,000 रुपए। माइक के इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद स्टीव को अपनी जिंदगी का मकसद मिल चुका था, लेकिन जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। स्टीव की गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, पर स्टीव उस बच्चे के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहता था और उसे अपनी गर्लफ्रेंड की लॉयल्टी पर भी शक था। इसीलिए उन दोनों में बहस होने लगती है, पर स्टीव अपनी गर्लफ्रेंड को अपनाने से मना कर देता है। वो इस फैसले से दुखी भी था, शायद वो ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन उसे करना पड़ रहा था। फिर 1977 में सैन फ्रांसिस्को में पहले वेस्ट कोस्ट कंप्यूटर फेयर के दौरान वो एप्पल 2 की एग्जीबिशन के लिए जाता है, जहां दुनिया भर के टेक्नीशियन भी अपने प्रोडक्ट्स लेकर आए थे। एप्पल कंप्यूटर्स की टीम अपने एप्पल 2 के लॉन्च के लिए तैयार थी, जिसे लोगों की खूब अटेंशन मिल रही थी। स्टीव उन सबको अपने विजन के बारे में बताते हुए कहता है, हमारा विजन है कि हम दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को आप जैसे क्रिएटिव लोगों के घरों तक पहुंचा सकें, ताकि आप अपने घर में बैठकर इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकें, जो हमें क्रिएटिविटी की आजादी देगा। और वो अपने पर्सनल कंप्यूटर एप्पल 2 को इंट्रोड्यूस करता है। वो सब लोग स्टीव के विजन से प्रभावित हो चुके थे, जो तालियों से एप्पल 2 का स्वागत करते हैं। लोगों से इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के बाद हर तरफ उनके चर्चे होने लगे थे और एप्पल कंप्यूटर्स एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी थी। लेकिन इस दौरान स्टीव की नेचर में काफी बदलाव आ चुके थे, जो उसके दोस्त भी नोटिस करते हैं। एप्पल 2 की लॉन्च के 3 साल बाद अब स्टीव लीजा कंप्यूटर्स पर काम कर रहा था। स्टीव अपने काम को लेकर काफी पैशनेट हो चुका था, जो हर चीज में परफेक्शन के साथ काम करता था। उसका मानना था कि लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स अपनी वाहवाही के लिए खरीदते हैं। एप्पल की वजह से उनका सोशल स्टेटस हाई हो जाता है, क्योंकि एप्पल एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। और एप्पल की इस अचीवमेंट को कायम रखने के लिए वो अपनी टीम को लीजा कंप्यूटर की हर छोटी से छोटी चीज पर दोबारा से काम करने के लिए कहता है, खास करके उसके फोन
फॉन्ट्स, क्योंकि कैलीग्राफी की वजह से स्टीव को फॉन्ट्स की अच्छी नॉलेज थी। पर उनकी टीम का बेस्ट प्रोग्रामर उससे सहमत नहीं था, क्योंकि इस काम में काफी मेहनत और कीमती समय बर्बाद हो जाएगा और डेडलाइन भी नजदीक आ चुकी थी, तो वो ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन गुस्से में स्टीव उसे काम से निकाल देता है, क्योंकि उसे एप्पल के विजन का पता नहीं था, वो सिर्फ पैसे कमाने की बात करता था। इसके बाद उसका कॉलेज फ्रेंड डैनियल कोट के उससे मिलने आता है। वो एप्पल को लेकर इतना सीरियस नहीं था और वो कंपनी में एप्पल 2 की रिपेयर करने का काम करता था। स्टीव उसे लंच पर मिलने के लिए कहता है। स्टीव की गर्लफ्रेंड क्रिसैन ब्रेनन एक लड़की को जन्म दे चुकी थी जिसका नाम लीजा ब्रेनन था, और उसकी लीगल सपोर्ट के लिए उसने स्टीव पर कोर्ट केस कर दिया था। स्टीव का मानना था कि लीजा ब्रेनन उसकी बेटी नहीं है, तो उसका वकील कहता है कोर्ट में सारी सच्चाई पता चल जाएगी। लंच टाइम पर डैनियल स्टीव की वेट कर रहा था, क्योंकि डैनियल एप्पल कंपनी में अपनी हिस्सेदारी चाहता था। मगर स्टीव को लगता है कि डैनियल सिर्फ एक मामूली सा टेक्नीशियन है जिसको कोई भी रिप्लेस कर सकता है, इसलिए वो वोजनियाक के अलावा डैनियल, रैंडी, बिल और क्रिस को प्रेफर्ड स्टॉक देने से मना कर देता है। वोजनियाक उसके इस फैसले से नाराज था, लेकिन स्टीव कहता है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सारी कंपनीज इसी तरह से काम करती हैं। लेकिन वोजनियाक निराश था। वो कहता है कि तुम बदल चुके हो। 1980 में एप्पल पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बन चुकी थी और अपने पहले आईपीओ के दौरान सिर्फ 1 घंटे में एप्पल के 46 लाख शेयर्स बिक गए थे, जो सबसे बड़ी न्यूज बन चुकी थी। और एप्पल को इतनी बड़ी कामयाबी सिर्फ स्टीव जॉब्स की वजह से मिल पाई थी। सब उसे बधाई दे रहे थे, लेकिन डैनियल खुश नहीं था, जो एप्पल कंपनी छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर 2 साल बाद एप्पल की बोर्ड मीटिंग में कुछ मेंबर्स स्टीव के बारे में कंप्लेंट करते हैं, क्योंकि वो 2 सालों से लीजा कंप्यूटर पर अपनी रिसर्च में कंपनी के लाखों डॉलर्स बर्बाद कर चुका था, और इन 2 सालों में उनकी कॉम्पिटिटर कंपनी IBM काफी आगे निकल चुकी थी, जो अपना पीसी लॉन्च कर चुकी थी। इस पर माइक कहता है कि हमने IBM को नहीं, बल्कि IBM ने हमें फॉलो किया है, क्योंकि एप्पल 2 स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज हर जगह पहुंच चुका है, और एप्पल 2 की सक्सेस के बाद ही IBM ने पर्सनल कंप्यूटर बनाना शुरू किया है। चूंकि स्टीव 2 सालों से लीजा कंप्यूटर का प्रोजेक्ट फाइनल नहीं कर पाया था, तो वो स्टीव को इस प्रोजेक्ट से निकालने का फैसला करते हैं। उनका मानना था कि स्टीव महान है, लेकिन वो एक टाइम बॉम्ब की तरह है जिसे जल्दी ही डिफ्यूज करना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। फिर माइक आकर स्टीव को बताता है कि उसे लीजा कंप्यूटर के प्रोजेक्ट से निकालकर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भेज दिया गया है। स्टीव इस फैसले से काफी नाराज था, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट पर अपनी पूरी शिद्दत से काम कर रहा था। फिर एक दिन वो अपने नए प्रोजेक्ट मैकिंटोश को देखने जाता है। मैकिंटोश की टीम अपने प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। उनके एम्प्लॉइज ऑफिस में सोते रहते थे। उनकी टीम और उनके प्रोजेक्ट में काफी कमियां थी। इसी वजह से स्टीव की प्रोजेक्ट लीडर जेफ के साथ बहस हो जाती है। इस सब के बावजूद भी वो मैकिंटोश को और बेहतर बनाने में जुट जाता है। वो एक एक करके ऑफिस में काम करने वाले क्रिएटिव लोगों को अपने साथ मैकिंटोश प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर लेता है। लीजा प्रोजेक्ट से निकाले जाने के बाद अब वो मैकिंटोश कंप्यूटर को परफेक्ट बनाने में लग जाता है, और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो मैकिंटोश कंप्यूटर तैयार कर देते हैं। पर बोर्ड मेंबर्स उससे परेशान थे, क्योंकि स्टीव पहले लीजा कंप्यूटर पर लाखों डॉलर्स बर्बाद कर चुका था, और इन 2 सालों में उसने मैकिंटोश कंप्यूटर में भी काफी डॉलर्स खर्च कर दिए थे। टाइम पर कंप्यूटर्स तैयार ना होने की वजह से ऑर्डर्स कैंसिल हो चुके थे, और इस दौरान उनकी कॉम्पिटिटर कंपनी IBM ने पूरी कंप्यूटर मार्केट पर अपना कब्जा कर लिया था। तो ऐसे हालातों में मैकिंटोश कंप्यूटर कौन खरीदने वाला था? इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए स्टीव जॉन्स कली को एप्पल का CEO बनाने की बात करता है, क्योंकि वो पेप्सी कोला कंपनी का प्रेसिडेंट है, जिसे मार्केटिंग की अच्छी नॉलेज है, और वो उनके मैकिंटोश कंप्यूटर्स को आसानी से बेच देगा। फिर स्टीव जॉन्स कली को किसी तरह एप्पल कंप्यूटर्स में CEO की पोस्ट के लिए मना लेता है, और 1984 में वो जॉन्स कली के साथ मिलकर अपने मैकिंटोश कंप्यूटर को लॉन्च करता है, जो सबको बहुत अच्छा लगता है। स्टीव ऑलरेडी रिसर्च में काफी पैसे खर्च कर चुका था, जिसकी भरपाई के लिए जॉन्स कली मैकिंटोश को महंगे दामों पर बेचने का फैसला करता है, और इसी वजह से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को लेकर स्कली और स्टीव में डिस्प्यूट्स शुरू हो जाते हैं। लेकिन परेशानियां तो अभी शुरू हुई थीं। अगले दिन जब स्टीव ऑफिस जाता है, तब उसकी टीम काफी परेशान थी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल के सॉफ्टवेयर को कॉपी कर लिया था। स्टीव माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल को फोन करके अपनी भड़ास निकालता है और कोर्ट केस करने की धमकी भी देता है। इसके बाद बोर्ड मीटिंग का माहौल काफी टेंस होने लगा था, क्योंकि उनके 2 प्रोजेक्ट्स फेल हो चुके थे। स्टीव जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च कर चुका था। टाइम पर ऑर्डर्स ना डिलीवर करने की वजह से कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। माइक्रोसॉफ्ट ने उनके सॉफ्टवेयर को कॉपी भी कर लिया था, और IBM जैसी बड़ी कंपनीज की वजह से
उनकी प्रोजेक्टेड सेल्स आधी से भी आधी रह गई थी। तो वो इस सब के लिए स्टीव के मैकिंटोश कंप्यूटर को दोष देने लगते हैं, लेकिन स्टीव कहता है कि कमी मुझ में या मेरे कंप्यूटर्स में नहीं बल्कि जॉन स्कली की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में है, क्योंकि मैकिंटोश के प्राइस बढ़ाने की वजह से सेल्स कम हुई हैं। फिर रात को जब स्टीव अपना काम कर रहा था तब वोजनियक उसके पास आकर कहता है कि वो एप्पल कंपनी छोड़ रहा है। उन दोनों की अच्छी दोस्ती थी और उन्हें एक साथ काम करने में काफी मजा आता था, लेकिन स्टीव को अपने काम के प्रति इतना जुनून सवार था कि महीनों से उन दोनों ने ठीक से बात भी नहीं की थी। वोजनियक कहता है कि तुम अपनी ही दुनिया में जी रहे हो जहाँ इमोशंस और रिश्तों की कोई कदर नहीं है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तुम बिल्कुल अकेले रह जाओगे। वो बहुत दुखी था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उनकी दोस्ती उसे इस मोड़ पर ले आएगी। उसके जाने के बाद स्टीव को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि एप्पल की शुरुआत करने वाला वोजनियक ही था। उसी के कंप्यूटर बोर्ड को देखकर स्टीव को पर्सनल कंप्यूटर बनाने का आइडिया आया था, लेकिन अब स्टीव कुछ भी नहीं कर सकता था। बहुत देर हो चुकी थी। बोर्ड मेंबर्स का टेंस माहौल और वोजनियक के एप्पल छोड़ने के बाद वो टूटने लगा था, लेकिन उसकी मुश्किलें यहाँ थमने वाली नहीं थी। फिर एक बोर्ड मीटिंग में जॉन स्कली उसे कहता है कि तुम अपने और इस कंपनी के सबसे बड़े दुश्मन हो, क्योंकि तुमने बिना सोचे समझे मुझ पर खराब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इल्जाम लगा दिया था। स्टीव को उस पर बहुत गुस्सा था, जो कहता है कि तुम्हें कंपनी का सीईओ बनाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उन दोनों के झगड़े के बाद कंपनी के एम्प्लॉयज दो हिस्सों में डिवाइड होने लगे थे, और मई 1985 में अपनी पोजीशन और कंपनी को बचाने के लिए जॉन स्कली बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग करता है और स्टीव जॉब्स को एप्पल से बाहर निकालने के लिए वोटिंग करवाता है। सब जॉन स्कली के पक्ष में वोट करते हैं, यहाँ तक कि माइक को भी अपना वोट जॉन स्कली के फेवर में करना पड़ता है। जिस एप्पल कंपनी के लिए उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी, अब उसी एप्पल कंपनी से उसे बाहर निकाल दिया गया था। ना जाने किस्मत को क्या मंजूर था। स्टीव निराश होकर अपने डैड के गैराज में चला जाता है, जहां एप्पल कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी। उसे अपनी टीम की याद आ रही थी, जिनके साथ मिलकर उसने एप्पल कंप्यूटर का सपना देखा था, जिस सपने के लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। अब वो सपना टूट चुका था और इसी गम में वो रोने लगता है। उसके लिए ये काफी मुश्किल दौर था। फिर कुछ साल बाद 1993 में एप्पल के शेयर्स गिरने की वजह से जॉन स्कली को कंपनी से निकाल दिया जाता है और नया सीईओ गिल एमिलियो बोर्ड मेंबर्स की नई टीम के साथ एप्पल को ज्वाइन करता है। इस दौरान स्टीव जॉब्स नेक्स्ट कंप्यूटर नाम की कंपनी बना चुके थे, जो अपने एडवांस नेक्स्ट ऐप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मशहूर हो चुकी थी और उसे अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। उन्होंने पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज को भी खरीद लिया था, जिन्होंने बाद में आइकॉनिक मूवी टॉय स्टोरी को बनाया। एप्पल से निकाले जाने के बाद उनके स्वभाव में काफी बदलाव आ चुके थे और वो फैमिली की इम्पोर्टेंस को समझ चुके थे। उन्होंने लॉरेन पॉवेल के साथ शादी कर ली थी और उन दोनों का एक बेटा भी था। इतना ही नहीं बल्कि उनका अपनी बेटी लीजा ब्रेनन, जिसे उनकी गर्लफ्रेंड ने जन्म दिया था, उसके साथ भी अच्छा रिश्ता बन चुका था, जो उनके साथ ही रहने लगी थी। फिर एक दिन एप्पल का नया सीईओ गिल एमिलियो उनसे एप्पल में वापस आने के लिए कहता है। पहले तो स्टीव उसे मना कर देते हैं, लेकिन वो स्टीव को किसी तरह मना लेता है। पर एप्पल कंपनी में माइक को देखकर उन्हें वो सब पुरानी बातें याद आ जाती हैं, क्योंकि अपने फेवर में वोट ना करने पर वो माइक से आज भी नाराज थे। इसीलिए वो एप्पल को रीजॉइन करने के फैसले को टालने लगते हैं। पर डिजाइन रूम में नए डिजाइनर जोनाथन आइव से मिलने के बाद वो एप्पल को रीजॉइन करने का मन बना लेते हैं, क्योंकि जोनाथन भी स्टीव की तरह ही अपने काम को लेकर काफी पैशनेट था और उसके आइडियाज कमाल के थे। उससे मिलने के बाद स्टीव एप्पल को एडवाइजर के तौर पर ज्वाइन कर लेते हैं। फिर एक दिन जब वो म्यूजिक सुन रहे थे, तब माइक और एप्पल का चेयरमैन उन्हें बताते हैं कि रातों रात एप्पल के शेयर्स तेजी से गिर चुके हैं और जल्द ही एप्पल दिवालिया होने वाली है। अब सिर्फ स्टीव ही उसे बचा सकते थे, इसीलिए वो स्टीव को कंपनी का सीईओ बनाना चाहते थे। माइक कहता है कि जो तुमने खोया था तुम उसे फिर से हासिल कर सकते हो। तो स्टीव कहते हैं कि मैंने एप्पल को कभी नहीं खोया, बल्कि एप्पल को मुझसे छीना गया था। उन्हें वो म्यूजिक प्लेयर भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उसे फेंक देते हैं। फिर बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग के दौरान स्टीव अपनी कंपनी नेक्स्ट कंप्यूटर की मदद से एक नया कंप्यूटर मॉडल बनाने की बात करते हैं, जो एप्पल को रीग्रो करने में काफी मदद करेगा, और उनका ये आइडिया सबको बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद बोर्ड मेंबर्स स्टीव को सीईओ बनाने की बात करते हैं और वोटिंग करके गिल एमिलियो को हटाकर स्टीव को सीईओ बना देते हैं। सीईओ बनने के बाद स्टीव ने एप्पल के लिए ऐतिहासिक फैसले किए। उन्होंने पूरी मैनेजमेंट को रिवाइज कर दिया और पुराने बोर्ड मेंबर्स को प्यार से अलविदा कहकर नए इनोवेटिव और टैलेंटेड लोगों को शामिल किया, जिन्होंने अपनी जी जान लगाकर एप्पल के लिए नए प्रोडक्ट्स आईमैक, आईपॉड, आईफोन और मैकबुक को बनाया, जिसकी सक्सेस के बाद एप्पल फिर से एक मजबूत कंपनी बन गई और आज बच्चा बच्चा एप्पल के प्रोडक्ट्स के बारे में जानता है। स्टीव जॉब्स ने हमें सिखाया है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति पैशनेट होना चाहिए, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर
पर ध्यान देकर कड़ी मेहनत और पूरे फोकस के साथ हर छोटी से छोटी चीज पर काम करना चाहिए। हालात कैसे भी हो, कोई साथ दे या ना दे, हर मुश्किल के बावजूद अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आई होप इस वीडियो ने आपको मोटिवेट जरूर किया होगा, तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।